है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। इसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत जो आना चाहिए ना, वो बैलेंसिंग। 11th क्लास में बैलेंसिंग की हुई है ना? 11th क्लास में बैलेंसिंग की हुई है ना सबने? अच्छा एक बार जल्दी देखिए, अखिल, अखिल, एक बार जल्दी से अटेंडेंस बोलते रहो। अखिल, आकाश, आशीष, यस सर, प्रेजेंट सर। अटेंडेंस बोलते रहो जल्दी से एक बार। अखिल, प्रेजेंट सर। आकाश, प्रेजेंट सर। आशीष, प्रेजेंट सर। गर्वित, प्रेजेंट सर। गर्वित, ईशिका, नितिन, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। प्रवीण, राज, प्रेजेंट सर। जानवी, यस सर। नितिन हो गया, प्रवीण हो गया, राज हो गया, रजत, प्रेजेंट सर। रजत, समीर, प्रेजेंट सर। समर्थ, श्रुतिका, सर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। हाँ, सिमरन, तान्या, प्रेजेंट सर। वैभव, वेदांशी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। विनय, यश। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। चलो अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके लिए तुम्हें जो आना चाहिए ना, वो क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस। 2-3 चैप्टर में इसका यूज होता है रिडॉक्स रिएक्शंस का। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हिंट दूंगा, अगर आता होगा तो स्किप कर दूंगा इस टॉपिक। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इसके नाम से ही दिख रहा है तुम्हें, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, केम यानी डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस, डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंजेस होंगे, यही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब इसमें टर्म आती है जैसे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ये भी तुम शुरू से पढ़ते आ रहे हो इसमें। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लो NaCl है, इसमें जैसे ही मैं करंट पास करूंगा, जैसे ही मैं इसमें करंट पास करूंगा, तो क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और ये मिल जाएगा Na+ और Cl-। क्या मिल जाएगा? Na+ और Cl-। करंट पास कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा Na+ और Cl-। ये आ जाएंगे एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में अगर हमने किया है तो Na+ और Cl-। जैसे ही हम इसका क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। यही इलेक्ट्रोलिसिस है, decomposition of the electrolyte by the passage of electric current, decomposition of the electrolyte by the passage of electric current। अभी मैंने एक टर्म बोली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कोई भी, रजत मैंने ये चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस क्या पढ़ाया वो 11th क्लास में पूरा यस सर। करा रखा है? तो 1 स्टेप बैलेंसिंग वगैरह कराया होगा मैंने उसमें, यस सर। करा रखा है। चलो एक बार पहले, सबसे पहले ना एक क्वेश्चन करेंगे, व्हाट हैपन, देखते हैं, करा रखा है मैंने, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि किसको याद है। व्हाट हैपन, असाइनमेंट है तुम लोगों के पास अभी इस समय? असाइनमेंट सबके पास है क्या? तो लाना पड़ेगा अभी। बस लाना पड़ेगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं तो असाइनमेंट के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना, उसमें क्वेश्चन होगा एक ऐसे, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, व्हाट हैपेंस व्हेन K2Cr2O7 एंड KMnO4 रिएक्ट सेपरेटली विद, याद आया क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। What happens when acidified potassium dichromate and KMnO4 acidified, दोनों acidified की बात कर रहा हूँ, reacts separately with, जैसे मैंने A ऑप्शन लिखा तुम्हें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl गैस कह लो, B H2S, C
आयरन 2 प्लस फेरस आयंस, डी स्टेनस आयंस, ई सल्फर डाइऑक्साइड, एफ ऑक्सैलिक एसिड, जी इथेनॉल। मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं जो 11-12 क्वेश्चन कराए थे। मान लो मैंने तुम्हें ये दिया थी, इन सब से अगर K2Cr27 एसिडिफाइड में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ऐसे ही KMnO4 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। बता रजत क्या बनता है इसमें HCl में अगर मैंने डाल दिया K2Cr27 क्या बनेगा? Cl2 बनता है Cl2 गैस। और ये किस में जाएगा K2Cr27? सर Cr3 प्लस। बिल्कुल सही है। तो तुम सबको याद है ये कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये अगर याद है फिर तुम आगे कर सकते। H2S जाएगा S में, वाइट टर्बिडिटी और साथ में Cr3 प्लस। अगर मैं क्रोमियम की बात करता हूँ, Fe2 प्लस जाएगा Fe3 प्लस में, स्टेट बढ़ रही है सबकी, और साथ में Cr3 प्लस ग्रीन कलर का। Sn2 प्लस जाएगा Sn+4 में, स्टेनस जाएगा सैनिक में Sn+4 में, और साथ में ग्रीन कलर का ये। SO2 गैस जाएगी SO4 2 नेगेटिव में, स्टेट बढ़ गई +6 हो गई, और साथ में ग्रीन कलर का क्रोमियम आयंस। H2CO4 जाएगा CO2 के अंदर 2CO2, साथ में ग्रीन कलर का Cr3 प्लस। इथेनॉल जाएगा एसिडिक एसिड में, ये तो तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, एसिडिक एसिड में प्लस Cr3, बैलेंसिंग करनी है इसको। और KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में है तो Mn2 प्लस में जाएगा। KMnO4 अगर एसिडिक मीडियम में है तो Mn2 प्लस में जाएगा। एक बैलेंसिंग मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ। देखो पहले तो ये देख लेंगे, डाइक्रोमेट आयंस अगर हैं तो ये जाते हैं क्रोमियम 3 प्लस। क्रोमियम 3 प्लस में जाते हैं। डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के होते हैं, कलर याद रखना। डाइक्रोमेट आयंस ऑरेंज कलर के होते हैं, क्रोमियम 3 प्लस आयंस ग्रीन कलर के, ये ग्रीन कलर के। बैलेंस करना है तो पहला स्टेप बैलेंस एटम। पहला स्टेप क्या है? बैलेंस एटम 2 आ जाएगा। यहाँ पे स्टेट आएगी +6, सब निकालोगे ये, तो यहाँ पे स्टेट +6 है तो 1 × 2 × 6 +12, यहाँ पे 2 × +3 +6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। इधर +12 था, इधर +6 था, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब चार्ज देखेंगे। पहला स्टेप क्या था? बैलेंस एटम। दूसरा स्टेप था बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर, जो हमने इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर दिया। अब चार्ज। चार्ज यहाँ तुम्हें दिख रहा है, यहाँ चार्ज -2 और -6 -8 है, और इधर है +6, 2 × +3 +6। तो एक साइड है -8 चार्ज जो दिख रहा है, और यहाँ पे +6 है, तो एक साइड ले जाओ उसको। मान लो मैंने इधर ले गया तो इधर 0 हो गया। अब मीडियम अगर एसिडिक है तो 14H+ इधर आएंगे, ताकि दोनों साइड 0 0 हो जाए, तो इसलिए 14H+ इधर आ जाए, और 7H2। चेक कर लो, इक्वेशन बैलेंस है। हर एक एटम चेक कर लो और चार्ज चेक कर लो, इक्वेशन क्या आएगी? बैलेंस जाएगी। क्रोमियम के 2 एटम देखो इधर, क्रोमियम के 2 एटम, क्रोमियम के 2 एटम, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14। चार्ज -2 और -6 -8, -8 + 14 +6, और ये भी +6। तो ये इक्वेशन बैलेंस है। ये याद हो नीचे इक्वेशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सर बाय बाय 6, बाय 6 कर देंगे। M/6। K2Cr27 का वेट निकालोगे, K का वेट 39 होता है, क्रोमियम का 52 होता है, ऑक्सीजन का 7, सबको ऐड करोगे तो 294 आएगा। तो 294/6 आता है। 294 / 6 ये इसका वेट आ जाएगा। ऐसे ही आपके, ये तो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही यूज होता है। ये सिर्फ कहाँ यूज होता है? एसिडिक मीडियम में ही यूज होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेसिक मीडियम में इसकी स्टेट चेंज नहीं होती, तो इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता है। लेकिन अगर KMnO4 की बात करें, जो कि इससे दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, KMnO4 थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। MnO4 नेगेटिव, ये गया Mn2+, 5 इलेक्ट्रॉन, +7 से +2 हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8H+ आएगा, और 4H2। तो इसमें वेट जो आएगा, KMnO4 का वेट होता है 158, तो 158/5 आ जाएगा, 158 / 5 आ जाएगा, क्योंकि एक मोल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद MnO4 नेगेटिव जो है, अगर मैंने लिया न्यूट्रल मीडियम में या वीकली बेसिक, न्यूट्रल मीडियम में या वीकली बेसिक में, या MnO2 में जाता है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 OH आयंस आएंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम न्यूट्रल है, वीकली बेसिक मीडियम है, 4 OH आयंस आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2H2। ये बैलेंस होगा। और अगर स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में है तो MnO4 नेगेटिव जाता है। MnO4 पर मैग्नेट आयंस जो है, पर मैग्नेट आयंस जो हैं वो जाते हैं मैंगनीट आयंस, पर मैग्नेट जाते हैं मैंगनीट आयंस है। MnO4 2 नेगेटिव।
MnO4 नेगेटिव से गया MnO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बैलेंस इक्वेशन। ये स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, ये स्ट्रांगली बेसिक, यही तो यूज होंगे। स्ट्रांगली बेसिक जब तक बोलेगा नहीं तब तक यूज नहीं करता, बेसिक मीडियम बोलेगा तो यही यूज करना है MnO2 बनाना, सही ना। तो AnB531 याद रखते हैं, AnB531। एसिडिक मीडियम एन फैक्टर 5, न्यूट्रल वीकली बेसिक मीडियम एन फैक्टर 3, बेसिक मीडियम एन फैक्टर 1। एक बार इस चीज को नोट कर लेंगे जल्दी। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर AnB531, एसिडिक मीडियम एन फैक्टर 5, न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम 3, यही यूज होगा। स्ट्रांगली बेसिक है तो आएगा, स्ट्रांगली बेसिक है तो क्या आ जाएगा 1 एन फैक्टर 1। अब एक बैलेंसिंग मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे आगे। सर 1 मिनट नोट करना है। एक मिनट कर लिया नोट। सर कर रहे हैं। कर लिया सर। चलो फिर अब आगे देखेंगे। एक बैलेंसिंग मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी तुम खुद ट्राई करना। जैसे अगर मेरे को बैलेंसिंग करनी है, से K2Cr27 की लेते हैं एग्जांपल इथेनॉल के साथ। इथेनॉल ले लिया, बनेगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बनेगा। यहाँ पे तो मेरे को पता ही है कि क्या आ रहा है, 2Cr3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 14H प्लस आएगा, 7H2 आएगा। ये रजत गर्भ क्लास में है, गर्भ 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 शर्मा। यस सर। हाँ, लेट क्यों ज्वाइन किया है? सर नेटवर्क इशू था, सॉरी। चलो ध्यान देंगे। डाइक्रोमेट आयंस हैं, ये जाते हैं क्रोमियम 3 प्लस में। डाइक्रोमेट आयंस इसमें जाते हैं क्रोमियम 3 प्लस में, क्रोमियम 3 प्लस जाते हैं। बैलेंसिंग मैंने कर दिया। अब इथेनॉल से इथेनोइक एसिड की बैलेंसिंग, इसकी बैलेंसिंग कैसे होगी? यहाँ पे चार्ज निकालोगे -2 आएगा, यहाँ चार्ज निकालोगे कार्बन पे, 2 कार्बन है, 0 आएगा। तो 2 कार्बन के 2 एटम ये रहे, 2 एटम इधर भी हैं, 2 एटम इधर भी हैं, तो -2 से 0 है, -2 से 0 यानी 2 इंटू -2 -4 और 2 इंटू 0 0। तो इधर लिए इसलिए यहाँ पे आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एसिड मीडियम है तो 4H प्लस आ जाएगा, 4H प्लस आ गया। अब 4H ये रहे और 4H ये रहे, 8H है, 6H यहाँ पे ऑलरेडी है, तो एक H2 और है। ये बैलेंस होगी इक्वेशन। इधर इलेक्ट्रॉन 6 थे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? 2 से। इधर इलेक्ट्रॉन 4 थे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। कोई डाउट तो नहीं है? और दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं है सर। चलो अब दोनों को ऐड कर दोगे 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करके। अब 1 स्टेप बैलेंसिंग भी मैं एक बार इसमें बता रहा हूँ। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस इथेनॉल gives 2 क्रोमियम 3 प्लस इथेनॉल। यहां से यहां गए तो 6 इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां गए तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। एटम ऑलरेडी बैलेंस कर दिया मैंने, एटम ऑलरेडी बैलेंस कर दिए, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। 4 और 6 की जगह मल्टीप्लाई करने की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, 2 और 3 से। बात एक ही है, 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से। क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन,
क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देख लेंगे हम यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देख लो या चार्ज देख लो, दोनों से ही क्वेश्चन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 14 3 17 17 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 2 6 3 into 2 6, तो इसलिए मैंने लगा दिया 11H2 लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 22 और 3 4 12, 22 प्लस 4 12, 22 प्लस 12 34 H है इधर, ऊपर कितने हैं 3 into 6 18 H है, तो 16H प्लस आएगा। अब चेक करो बैलेंस है कि नहीं, 16H प्लस। तो यहाँ पे चार्ज देखो, समझ आएगा कैसे किया, एक बार चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं पहले। तो -4 और +16 +12 +12, चार्ज तो बैलेंस है। अब एटम देख रहे हैं एक एक करके, +12 दोनों से। अब मैं एटम चेक कर, एटम क्रोमियम के 4 एटम, ऑक्सीजन 7 और 14 सॉरी 7 into 2 14 + 3 17, तो यहाँ पे भी 6 + 11 17। उसके बाद हाइड्रोजन आगे, कार्बन 6 ये रहे, कार्बन 3 2 6 ये 6 यहाँ पे भी है। और फिर उसके बाद आगे हमारा ऑक्सीजन देख लिया, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 into 6 18 + 16 34 नीचे। अब चार्ज मैंने बैलेंस कर लिया, तो ये इक्वेशन बैलेंस है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से निकल जाएगा आंसर। समझ आ गया वन स्टेप बैलेंसिंग की नहीं? यस सर। तो ये वन स्टेप बैलेंसिंग है इसकी ना, ये समझ आना चाहिए तुम्हें। इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल। इसको 11 क्वेश्चन थे ऐसे, एसजी मीडियम में 11 क्वेश्चन थे, उसके साथ केमिस्ट्री के साथ एसजी मीडियम सर में। एक बार और और 2 बता क्वेश्चन दो बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा बोलना सर, वन स्टेप दोबारा बता दो एक बार। वन स्टेप में मैं स्टेप बोल रहा हूँ सिर्फ। पहला है बैलेंस एटम्स, लिखने के बाद बैलेंस एटम्स। दूसरा तुम्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। फिर तीसरा स्टेप मैंने किया, ऑक्सीजन देखे, ऑक्सीजन यहाँ पे थे कितने 17, तो इधर यहाँ पे थे सिर्फ 6 थे, तो मैंने इसको 11H2 कर दिया। क्या कर दिया 11H2 करने के बाद चार्ज बैलेंस किया। टोटल हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे थे 34H, तो इधर थे 18H, तो मैंने यहाँ पे 16H प्लस लगा दिया। अब चेक करो बैलेंस है, समझ गए कि नहीं है? ओके सर। तो इस तरह से कर लेना है। चार्ज से भी कर सकते थे, चार्ज चाहते चार्ज से भी हो जाता है। जैसे -4 चार्ज इधर है, +12 इधर है, तो इधर आएगा 16H प्लस। चार्ज से करते तो उससे भी हो जाता बैलेंस। तो यहाँ पे वन स्टेप बैलेंसिंग हो गया है। 11th क्लास में भी ये सिखाया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस करना ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है वन स्टेप बैलेंसिंग। तो जल्दी जल्दी करोगे क्वेश्चन से, नहीं तो टाइम लगेगा थोड़ा। तो 11 क्वेश्चन मैंने सिखाए थे तुम्हें इसके एसजी मीडियम में, K2 CR27 के साथ 11 क्वेश्चन कराए थे KMN4 के साथ एसजी मीडियम में। और 2 क्वेश्चन बेसिक मीडियम वाले जो IIT में बहुत बार पूछे गए हैं, एल्कलाइन KMN4 विद पोटेशियम आयोडाइड, एल्कलाइन KMN4 विद पोटेशियम आयोडाइड, ये जाता है I-, वैसे तो I2 में जाता है, लेकिन इस केस में किस में जाएगा IO3 नेगेटिव। पहले I2 I- में गया, फिर बेसिक मीडियम के होने की वजह से IO3 नेगेटिव मिल जाएगा, साथ में MnO। इसको बैलेंस करना। तो दूसरा एल्कलाइन KMnO4 विद थायोसल्फेट आयंस, वैसे थायोसल्फेट आयंस जाते हैं S4O6 नेगेटिव में, इस केस में जाते हैं सल्फेट आयंस में। MnO2 मिलेगा बेसिक मीडियम में, साथ में SO4 नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, +7 से +4 3 इलेक्ट्रॉन। यहां से यहाँ देखोगे -1 से +5 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 से सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 से दोनों को। अब क्या करेंगे देखो, एटम ऑलरेडी बैलेंस से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे चार्ज देख लो एक बार। चार्ज यहाँ -2 है, -1 है, -3 है, यहाँ पे -1 चार्ज है, तो इसलिए 2O चार्ज लगा दो। अब देख लो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 4 6 और 3 9 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ 8 ऑक्सीजन है, यहाँ 9 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 थे, तो 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है राइट हैंड साइड पे, इसलिए 1 H2O लगा, बैलेंस हो गई कुछ। नहीं समझ आ रहा है तो तुम 2 स्टेप बैलेंसिंग करके करो, एक बार ऑक्सीडेशन बैलेंस करो, एक बार रिडक्शन बैलेंस करो, फिर दोनों को ऐड करो।
ये जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा बस। ऐसे ही नीचे तुम खुद बैलेंस कर लेना। बेसिक मीडियम का दोबारा बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडाइड आयन जो है आयोडेट्स में जाता है, आयोडाइड आयन आयोडेट्स में जाता है, याद रखना। अगर मीडियम एसिडिक है तो I-I2 में जाएगा, अगर मीडियम एसिडिक है तो I-I2 में जाएगा, नहीं तो किसमें जाता है, आयोडेट्स में। इस चीज को जरूर याद रखना। चलो ये बैलेंसिंग वाला पार्ट मैंने हिंट दे दिया कि कैसे करना है, ये तुम जरूर कर लेना, 11th क्लास में मैंने कराया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सर है। हाँ रजत, सर S2O3 2 नेगेटिव आपने S4O6 2 नेगेटिव बताया था ना, उसमें जाता है। एसिडिक में। ठीक है सर। अच्छा दूसरा, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, इसका श्योर है, इसका क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा, मतलब कोई ऐसा साल नहीं गया कि इसका क्वेश्चन ना आया हो बोर्ड में, और एंट्रेंस में भी 90% है कि इसका क्वेश्चन आता है कोई ना। जैसे K2Cr2 7 के साथ तो स्पेशली क्वेश्चन 4-5 बार पूछा होगा, K2Cr2 7 + H2O2, एक ब्लू परऑक्सो सॉलिड बन रहा है, ब्लू परऑक्सो कंपाउंड बन रहा है, तो वो CrO5 बनता है, इंटरमीडिएट, जो कि अनस्टेबल होता है, स्टेट इसकी +6 होती है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद है ना। पहले ये बनता है, फिर बाद में ये O2 में जाता है। एक ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है आईआईटी का, K2Cr2 7 विद H2O2, तो CrO5 बनता है ब्लू परऑक्सो कंपाउंड, ब्लू परऑक्सो कंपाउंड। लेटेस्ट में भी आया, भी 2020 में शायद क्वेश्चन आया हुआ सब्जेक्ट में आईआईटी, तो इसको कर लेना जरूर। ये सब 11th में किया हुआ तुमने, इसको छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे। अब हम जो हमें करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, उसके लिए क्या मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 11th क्लास में याद करवाई थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं सर। नहीं करवाई है? चलो मैं अभी बताता हूँ थोड़ा सा इसको खत्म करने के बाद ना, पहले इलेक्ट्रोलिसिस को खत्म करने के बाद फिर तुम्हें बताता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल एनर्जी में, याद रखना। और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उल्टा होता है। इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कर रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा जी क्या होगा, इसका पॉजिटिव, रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव, रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कर रहे हैं ना, उसमें केमिकल से इलेक्ट्रिकल मिल रही है अपने आप, तो वो उसमें डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझिए कि नहीं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही सेल लेंगे, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे, ध्यान समझना। ये एक सेल ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स रिएक्टिव भी हो सकते हैं और इनर्ट भी हो सकते हैं, एक्टिव भी हो सकते हैं, इनर्ट भी हो सकते हैं। इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो एनोड, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो कैथोड। अब यहाँ ध्यान सुनना बिल्कुल सब कुछ। एनोड है ये जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव ये वाला है जो नेगेटिव से कनेक्टेड। अगर ये इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड है क्या एक्चुअल में, ये सरफेस प्रोवाइड करता है जिसपे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, सही ना। और अगर ये एक्टिव है तो ही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, अगर इनर्ट है तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रोड मैंने तुम्हें बताया, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। 2 तरीके का होता है ये, एक होता है ये इनर्ट, इनर्ट में मैं ज्यादातर यूज करूंगा ग्रेफाइट, प्लेटिनम, ये यूज होंगे, ग्रेफाइट या प्लेटिनम, जो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को कभी भी हार्म नहीं करेंगे, जो प्रोडक्ट मिलने चाहिए वही मिलेंगे। और दूसरे होते हैं एक्टिव या रिएक्टिव, एक्टिव या रिएक्टिव, ये प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को हार्म करेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर यूज करेंगे हम कॉपर के या फिर सिल्वर के, कॉपर के या सिल्वर के यूज करेंगे। कोई भी यूज कर, आयरन भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई और यूज नहीं कर सकते, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉपर और सिल्वर के ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में या इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग में यूज होते हैं इसलिए। तो ये ध्यान रखना है, इनर्ट कौन से हैं, विच डू नॉट हार्म द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और एक्टिव कौन से हैं, विच चेंजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, विच चेंजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोड मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रोड कौन से हैं, इनर्ट और एक्टिव। इलेक्ट्रोड क्या होता है, विच प्रोवाइड सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, विच प्रोवाइड सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अभी बता दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो मैंने लिया मोल्टन NaCl, सबसे कॉमन एग्जांपल, मोल्टन NaCl लिया, मोल्टन NaCl ये लिया।
तो मोल्टन NaCl लिया, करंट पास किया यहाँ पे, तो करंट पास करेंगे तो क्या होगा, NaCl टूटेगा Na प्लस में और Cl नेगेटिव में, मोल्टन फॉर्म में Na प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा। और अब क्या होगा, अब ये जो Na प्लस है और Cl माइनस ये कहाँ पे जाएंगे, Na प्लस पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास जाएगा, यानी कैथोड के पास जाएगा। कैथोड पे क्या होगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, यहाँ पे ये डिपॉजिट हो गया। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे नेगेटिव वाला आयन जाएगा यानी Cl माइनस जाएगा और ये Cl2 गैस बन के उड़ जाएगा, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन ये एस्केप कर जाएगा। कहाँ पे, एनोड। समझ गए कि नहीं, ये बात समझ आ गई सबको कि नहीं? यस सर। बहुत सिंपल है, आंसर निकालना। अगर मोल्टन NaCl है, अगर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, देन whatever are the ions present in the electrolyte, whatever are the ions present in the electrolyte will give the products of electrolysis। जैसे अगर मान लो ये होता से मैंने ले लिया PbBr2, मान लो PbBr2 होता मोल्टन फॉर्म में, तो क्या होते प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या होते प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो तुम बोलते सर Br2 और Pb। हाँ Pb2 Br2 कहाँ प्लस मिलेंगे, Pb एट कैथोड, ये बोलना जरूर, Pb एट कैथोड, Br2 एट एनोड। नहीं समझ आई बात, Pb एट कैथोड, Br2 एट एनोड। समझ आया कि नहीं यस है? सर। हाँ ये ध्यान, और इस पूरे को बोलते हैं वोल्टामीटर। वोल्टमीटर तो क्या होता है, डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, और जो वेसल होता है ना उसको वोल्टामीटर बोलते हैं, वोल्टामीटर। तो यहां तक समझ आ गया होगा सबको। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मैंने बताया अभी मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसका क्वेश्चन तो कभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत इजी है। पूछेंगे एक्वस फॉर्म का, एक्वस NaCl है, देन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस NaCl है, देन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उस केस में क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ अभी क्या चीज है वो, लेकिन पहले ये समझ आना चाहिए तुम्हें। अगर मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है तो जो भी आयंस हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, जो भी आयंस है इलेक्ट्रोलाइट के, वही मिल जाएंगे। पॉजिटिव वाला आयन कैथोड में मिलेगा, नेगेटिव वाला आयन एनोड में मिलेगा। PbBr2 लिया, जैसे मैंने KBr ले लिया, KBr ले लिया सपोज, KBr या Ki ले लिया, तो इसमें क्या मिल जाएगा, पोटेशियम एट कैथोड और Br2 एट एनोड, ये मिल जाएगा। ये सबसे इजी होता है आंसर का अगर मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट। तो अब इसलिए मैं बताऊंगा तुम्हें, अब एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, अगर एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, और इसमें फ्लो कैसे हो रहा है करंट का, एक्सटर्नली इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, क्लॉकवाइज। नहीं नहीं, एनोड टू कैथोड जाएंगे, कैथोड टू एनोड जाएंगे, और इंटरनली कैसे जाएंगे, एनोड से कैथोड जाएंगे सर। हाँ एक्सटर्नली जाएंगे एनोड से कैथोड, एक्सटर्नली जाएंगे एनोड से कैथोड, और इंटरनली सर्किट कंप्लीट होगा कैसे, कैथोड टू एनोड, इंटरनली सर्किट कंप्लीट होगा कैथोड टू एनोड, एक्सटर्नली एनोड टू कैथोड, इंटरनली कैथोड टू एनोड। चलो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप है अगर एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है तो एक्वस NaCl है तो एक्वस NaCl, एक्वस NaCl है तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, यूजिंग इलेक्ट्रोड्स इनर्ट लिए थे ना, इनर्ट ही लेते हैं अभी भी, जैसे यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। क्लियर, एक्वस NaCl है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो इस केस में प्रोडक्ट्स क्या होंगे इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस NaCl है तो इस केस में ध्यान रखेंगे कि Na प्लस आयंस भी होंगे, NaCl है ना, एक्वस NaCl, तो NaCl टूटा Na प्लस और Cl नेगेटिव में, तो इस केस में Na प्लस आयंस भी है, Cl माइनस भी आयंस भी है, और वाटर जो है बहुत पार्शली डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, अदरवाइज वाटर तो बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है इसलिए बहुत पार्शली डिस्ट्रीब्यूट करेगा H प्लस और OH आयन। तो तुम कह सकते हो अब सॉल्यूशन के अंदर वाटर भी है, Na प्लस आयंस भी हैं, Cl माइनस आयंस भी हैं, H प्लस आयंस भी कुछ होंगे, और OH आयंस भी होंगे कुछ। कोई डाउट यहाँ पे किसी को, यहाँ पे भी किसी को कोई डाउट है, नहीं है सर। तो अब इसमें तुम बताना कि क्या मिलेगा कैथोड पे, क्या मिलेगा एनोड, क्या कैथोड में मिलेगा, क्या एनोड में मिलेगा।
तो कैथोड पे तो सोडियम ही मिल जाएगा, एनोड पे हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। नहीं नहीं, ये नहीं होगा सब, इसमें ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये भी किसने ज्वाइन किया? अभिषेक, किसने ज्वाइन किया अभी? सर अभिषेक। सही। हाँ, अब इसमें ना अब कंपीटिंग रिएक्शंस होंगी, क्योंकि तुम्हारे पास Na+ है, H+ है और वाटर है कैथोड पे, और Cl-, OH- और H2O। ये कहाँ पे है? एनोड पे। ये कैथोड पे प्रेजेंट है, ये एनोड पे। समझिए कि नहीं? ये कैथोड पे है और एक ये एनोड पे आंसर। तो अब इन तीनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जल्दी, इन तीनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जल्दी। समझिए कि नहीं है? तो इसलिए मैंने बोला था कि एनोड का अब इसमें एक्वस फॉर्म में आंसर निकालना, क्या होगा? एक्वस फॉर्म में थोड़ा सा टफ होगा। देखो सोडियम, एक सिंपल सी बात है, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करेगा ना। क्या ये गेन करता है दोबारा इलेक्ट्रॉन? क्या ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन? तो H+ की टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। कैथोड पे नहीं समझ आई बात रजत? ठीक है सर, ठीक है। H2 गैस मिलेगी कैथोड पे। अब एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है तो H2 गैस मिलेगी। और मैं ना तुम्हें बोर्ड के लिए तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ एक चीज, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ कि वो तरीका सिर्फ बोर्ड के आंसर निकालने के लिए सही है, अदरवाइज कंसेप्ट नहीं है उसके अंदर। देखो, कैथोड का आंसर हमेशा H2 गैस होगा। कैथोड का आंसर हमेशा H2 गैस होगा, ये याद रखना। कैथोड पे हमेशा क्या मिलेगी? अगर एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है, अगर एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है तो हमेशा H2 गैस मिलेगी। कॉपर बहुत कम रिएक्टिव मेटल आ जाए, उनके आयंस आ जाए, कॉपर +2 आ जाए या Ag+ आ जाए। और भी आयंस होते हैं, मैं दो ही जानबूझ के ले रहा हूँ, बोर्ड में इससे बाहर कभी पूछेंगे। कॉपर 2+ आ जाए या Ag+ आ जाए तो ये मेटल मिलेंगे कैथोड पे, अदरवाइज ऑलवेज H2 गैस। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? रजत? नहीं है सर डाउट। हाँ, तो ये याद रखना, कैथोड पे ऑलवेज H2 गैस। कैथोड का आंसर ऑलवेज H2 गैस, एक्सेप्ट इफ वी हैव आयंस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर +2 एंड Ag+। अगर Ag+ आ जाए और कॉपर +2 आ जाए तो ये मिलेंगे, यानी कॉपर मिलेगा या Ag मिलेगा, आयंस नहीं, कॉपर या Ag, अदरवाइज ऑलवेज H2 गैस, ये याद रखना है। और एनोड का जो आंसर है ना, एनोड का आंसर, उसके लिए भी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ भी, डायरेक्ट आंसर के लिए, नहीं तो तुम कंफ्यूजन में रहोगे हमेशा। X- OH-, नाइट्रेट आयंस, सल्फेट आयन, ये याद रख लो बस। ये क्या है? ये क्या है? डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल में है, इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल में, या डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देता हूं मैं इसको, ये ऐसे, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी अगर तुम्हें Cl- मिल रहा है, ये X- मिला ना, तो X2 गैस मिलेगी। OH- मतलब O2 गैस, बस ये दो याद रखो, OH- मतलब O2 गैस। इन दोनों का तो ये हायर स्टेट में ना, इसका अगर होता है तो परऑक्साइड लिंकेज आती है H2O8 2-, H2O8 सर 2-। बोलो। सर गोल्ड और प्लेटिनियम कैथोड पे कहाँ मिलेंगे? गोल्ड और गोल्ड और प्लेटिनम तो ये अनरिएक्टिव है ना मेटल, इनको नहीं चेक करना। गोल्ड को तो फिर भी ले लेंगे Au+3 की फॉर्म में, प्लेटिनम तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता ना, ठीक है। मैंने बताया ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो। तो अभी समझ आ गया। अब X- आ रहा है तो X2 गैस, OH- आया तो O2 गैस, बस ये दो केस याद रख लो, X2 गैस और O2 गैस। तो अगर मान लो X-, में Cl-, Br-, I- है, F- ना इसके पीछे है, बाद में याद रखना, OH- के पीछे है। तो अब अगर मान लो Cl- और NO3- है तो क्या मिलेगा? जल्दी देंगे आंसर। Cl- और NO3- है तो क्या मिलेगा? सर Cl माइनस। Cl2 बोलना है, Cl2 एट एनोड, Cl2 एट एनोड, सही ना? OH- और सल्फेट आयन से तो क्या मिलेगा? OH सर माइनस। O2। O2 गैस एट एनोड, O2 एट एनोड, याद रहेगा कि नहीं ये? यस सर। इसको डायरेक्ट याद करवा रहा हूं मैं भी। जिसमें कम एटम्स हैं, तुम चेक कर लो बेशक, जिसमें कम एटम्स है वो मिल रहा है। X- में एक ही एटम है, OH- में 2 एटम है, इसमें 4 एटम है, इसमें 5 एटम। समझ गए कि नहीं है? आगे समझ के नहीं? यस। तो ये बस यही ट्रिक है आंसर निकालने के लिए। अभी जल्दी से, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक्वस NaCl का आंसर बोलो तुम, क्या आएगा एक्वस NaCl का? कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा?
सर एनोड पे Cl2 और एनोड कैथोड पे सर कैथोड पे H2, कैथोड पे H2। समझ गए कि नहीं? हाँ, कैथोड पे H2, बहुत सिंपल सा तरीका था। देखो इधर एक्वस NaCl है ना, तो आयंस कौन से हैं कैथोड पे? हमारे पास Na+ और H+ है। एनोड पे हमारे पास Cl- और पानी के OH आयंस, और पानी तो है ही। तो इन दोनों में H2 गैस ही मिलनी है। इन दोनों में क्या मिलना है? H2 गैस। ठीक है ना, इन दोनों में क्या मिलना है? H2 गैस। Cl- OH- में क्या मिलना है? Cl2 गैस। Cl2 गैस। जिसमें कम एटम है ना, जिसमें कम एटम है वो मिले, तो Cl2 गैस। ये आंसर आ गया सीधा। तो कैथोड पे तुम पूरा प्रॉपर लिखना है। अगर डायरेक्ट आंसर तुम्हें समझा दिया मैंने, प्रॉपर लिखना है तो कैथोड पे लिखोगे तुम Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड पे, और सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। एनोड पे Cl- है, तो हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Cl2 गैस। हाफ Cl2 तो यानी Cl2 गैस। एनोड पे Cl2 गैस, कैथोड पे सोडियम सर मेटल। कैथोड एनोड पे पे H2 नहीं आएगा? अरे सॉरी, कैथोड पे H2 गैस, कैथोड पे H2 गैस और एनोड पे Cl2 गैस। कैथोड पे H2 गैस और एनोड पे Cl2 गैस। और सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? NaOH। सॉल्यूशन में क्या आएगा? जो बचे हुए आयन से कहां चले जाएंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में NaOH। कोई डाउट? नो सर। इसीलिए बोलेगा पीएच ऑफ सॉल्यूशन। जैसे एंट्रेंस में पूछ लेता क्वेश्चन कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा, पीएच ऑफ बढ़ सॉल्यूशन पे क्या जाएगा। फर्क पड़ेगा? हाँ, पहले NaCl था, NaCl तो न्यूट्रल होता है pH 7, इसका pH 7 था, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन में बचा NaOH, तो pH हो जाएगा 14। स्ट्रॉन्ग बेस बचा ना, तो इसलिए pH हो जाएगा 14। तो यानी pH विल इंक्रीज, pH विल इंक्रीज। कैथोड पे H2 गैस, एनोड पे Cl2 गैस, NaOH इन द सॉल्यूशन, NaOH इन द सॉल्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि Cl2 गैस नीचे रह जाती है अगर ना, तो Cl2 और NaOH की रिएक्शन भी हो जाती है। तो ये बात की बातें अगर याद रख सकते हो याद कर लेना। NaCl प्लस NaClO3 मिलेगा या NaOCl। ये कंसंट्रेटेड NaOH होता है ना, तो ये मिल जाता है। टी ब्लॉक में पढ़ा होगा तुमने ये, Cl2 प्लस कंसंट्रेटेड NaOH, NaCl प्लस NaClO3। और डाइल्यूट NaOH है तो NaCl प्लस NaOCl। पढ़ रखा है कि नहीं है? सर यहाँ पे पानी भी तो है, तो सर वो डिल्यूट नहीं होगा? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर कंसंट्रेटेड है तो ये मिलेगा, और डाइल्यूट है तो दोनों ऑप्शन देख के मैच करना पड़ेगा रजत। ठीक है सर। तो ये समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। तो ये चीजें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो है, मैं इसके क्वेश्चन दे दूंगा कुछ करने को। उसके लिए पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए। आप बोलो, किसी को पूछना है कुछ? सर हाँ सर, अगर हम प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लेके एक्वा रिजिया को हम इलेक्ट्रोलाइट माने तब? प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स ले लें? यस सर। हाँ, तो कुछ नहीं होता, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लिए तो वो कोई हार्म नहीं करेगा। अभी मैंने प्लेटिनम के तो लिए इलेक्ट्रोड्स, और एक्वा रिजिया लेगा तो H2 और Cl2 मिल जाएगा। H2 गैस और Cl2 गैस, यही मिल जाएगा बस। अच्छा, रिजॉइन कर लेंगे एक बार।